स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, नियुक्तियों को लेकर हम करने वाले हैं क्योंकि काफी ज्यादा इंतजार टीजीटीज में भी बना हुआ है और जेबीटी में भी कि आखिरकार कब तक ये बैच वाइज आधार पर नियुक्तियां इन्हें मिल पाएंगी। क्या कुछ फैसला आज इसमें लिया गया है, किस तरह की अपडेट निकलकर सामने आई है, वो जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि राहत भरी खबर इन वर्गों के लिए है। दूसरी बड़ी बात उस घटना को लेकर करना चाहेंगे जहां 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जिला शिमला से ही संबंधित ये खबर है और किस तरह का एक्शन आरोपी के खिलाफ लिया जा रहा है, चर्चा बिल्कुल आपके साथ करेंगे। गोलीकांड का मामला भी आज बिलासपुर में सामने आया है और कोर्ट के बाहर ये गोलियां बरसाई गई। किस पर, किसने, ये भी अपडेट देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये पूर्वानुमान जारी किया गया है कि 26 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी शिमला सिटी समेत अन्य क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और अभी प्री मानसून की बौछारें क्योंकि शुरू हो गई है। ठीक एक हफ्ते बाद मानसून यहां पर दस्तक देने वाला है। अभी प्री मानसून है और फिर मानसून की दस्तक शुरू हो जाएगी, यानी कि लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है आज से ही, क्योंकि आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। अभी भी काले मेघ राजधानी में छाए हुए हैं और साथ लगते क्षेत्रों में भी बिल्कुल इसी तरह का मौसम बना हुआ है। देखिए, राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार एसोसिएशन की ओर से ये तय किया गया कि आज वो दुकानें बंद रखेंगे और पूरा दिन इनकी ओर से दुकानें बंद भी रखी गई। नाराजगी इन्होंने इस बात को लेकर व्यक्त की है कि जो रेडी फड़ी वाले हैं इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, सस्ते दामों में चीजों को बेच देते हैं, एक तरह से फेक ब्रांड वाली चीजें वो बेच रहे हैं, जिस वजह से लोग भी उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। आम लोगों को या अन्य पर्यटकों को दुकानों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है और रेडी फड़ी वाले इस तरह से बहुत नुकसान उन्हें पहुंचा रहे हैं। जल्दी ही अगर प्रशासन ने इन्हें नहीं उठाया बाजारों से तो फिर आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन इनकी ओर से किया जाएगा। आज सिर्फ लक्कड़ बाजार में दुकानें बंद थी, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे शिमला सिटी में दुकानें बंद रखी जाएंगी। ये व्यापार मंडल की ओर से चेतावनी दी गई है। आज रोष रैली इन्होंने निकाली थी, लक्कड़ बाजार से जो शुरू हुई और रिज मैदान होते हुए डीसी ऑफिस तक ये पहुंचे हैं। इस तरह का सिलसिला कुछ जारी रहा है और चेतावनी जो इन्होंने प्रशासन को दी है, हालांकि किस तरह का कदम उस पर उठाया जाता है ये हम देखेंगे। कई दफा इससे पहले नगर निगम ने कोशिश की, जिला उपायुक्त कार्यालय से भी आदेश जारी हुए कि रेडी फड़ी वालों को उठा दिया जाए, अतिक्रमण जिन्होंने किया हुआ है उन्हें भी साइडलाइन किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 या 2 दिन के लिए वो एक्शन लिया जाता था, तीसरे दिन फिर रेडी फड़ी वाले वहां बैठ जाते हैं, जिस वजह से जो सड़कें हैं वो भी कवर अप हो रही हैं और व्यापारियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये शिकायत इन्होंने की। लेकिन दूसरी ओर ये क्योंकि छोटा वर्ग है, अगर रेडी फड़ी की हम बात करें तो जरूरी है एक उचित स्थान इनके लिए भी दे दिया जाए, क्योंकि इन्हें भी अपना घर परिवार चलाना है, किसी तरह से गुजारा करना है। हटा देंगे तो फिर कैसे अपनी कमाई करेंगे। इसलिए ये सरकार से पहले भी मांग रख चुके हैं कि कोई उचित स्थान इन्हें दिया जाए, तब ये उठने के लिए तैयार है। अदरवाइज ये कहां जाएंगे, कैसे अपनी कमाई करेंगे और कैसे इनकम सोर्स फिर इनके लिए जनरेट होगा, ये बड़ी बात है। तो अब किस तरह से प्रशासन इस पूरे सिनेरियो को देखता है, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। देखिए, बिलासपुर कोर्ट के पास गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला किया गया था और हमले में जो मुख्य आरोपी थे उन्हीं पर यह गोलीबारी की गई है कोर्ट के बाहर। अपनी किसी पेशी के लिए अपने साथियों के साथ ये कोर्ट के भीतर जा रहे थे कि उसी बीच अज्ञात लोगों की ओर से गोलीबारी कर दी गई। इनमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि दूसरा मौके से फरार हो गया था। दरअसल मुख्य आरोपी सौरभ पटियाल थे उस मामले में जब बंबर ठाकुर पर हमला किया गया था, मारपीट का मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर 1.5 महीने पहले ही जमानत मिली थी सौरभ पटियाल को। लेकिन आज इन पर भी गोलियां बरसा दी गई हैं, वो भी अज्ञात लोगों की ओर से। मामले की अभी जांच हो रही है और डीएसपी मदन धीमान की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जिस एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है उससे पूछताछ हो रही है, क्योंकि गोलीबारी कुछ इस तरीके से की गई कि गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। वहीं 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। ये जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र में एक व्यक्ति की ओर से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और ये व्यक्ति पहले ही 22 साल अपने जेल में काट कर आया है मर्डर मामले के चलते, लेकिन उसके बावजूद भी बाज नहीं आ रहा है। 1.5 साल पहले ही इसकी घर वापसी हुई थी। एक स्कूल के साथ अपनी दुकान इस व्यक्ति ने खोल ली और दुकान में छात्राएं छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए आया करती थी। उसी वक्त ये छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, यानी कि मॉलेस्टेशन एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। और यहाँ छात्राओं ने जब बात अपने अभिभावकों को बताई तो फिर हल्ला काफी ज्यादा मच गया और तो और यौन
उत्पीड़न निवारण समिति की बैठक भी आयोजित की गई। 11 छात्राओं से यौन उत्पीड़न को लेकर विस्तृत में चर्चा हुई है। जो कुछ भी उनके साथ व्यक्ति ने किया, जिस तरह की छेड़छाड़ की, उस पर भी विस्तृत रूप से उनके साथ चर्चा हुई है। और अब देखिए, बड़ी बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मौके से ये फरार हो गया था, और घनाटी तक पहुंच गया था भागते भागते, लेकिन घनाटी में ही इसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इससे हो रही है और एसपी शिमला संजीव गांधी की ओर से ये कहा गया है कि जो भी उचित कार्रवाई इस व्यक्ति पर बनती होगी बिल्कुल की जाएगी, एक स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लिया जाएगा। और छात्राएं भी अब सेफ नहीं है, वो भी देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। कई तरह के सवाल अभी पिछले कुछ दिनों से लॉ एंड ऑर्डर जैसी स्थिति पर उठ रहे हैं, और इस तरह के व्यक्तियों का फिर सामने आना जो पहले ही 22 साल की सजा जेल से काट कर आ रहे हों, फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो देखिए लाजमी सी बात है, यहाँ सवाल उठेंगे ही। और एक तरह से मानसिकता तो इस व्यक्ति की बदल नहीं पाई है इतने सालों में भी, आगे भी क्या बदल पाएगी इसकी गारंटी कौन लेगा। तो इसीलिए अभिभावकों की ओर से डिमांड ये की जा रही है कि जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है इस व्यक्ति पर लिया जाए। ऐसे व्यक्तियों के होते हुए कोई भी बच्ची सेफ नहीं है और खुलेआम वो सड़कों पर नहीं घूम सकती है। अब देखिए, देहरा विधानसभा सीट पर क्या हुआ है ये तो सभी जानते हैं। बगावती सुर उठ गए हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि निर्दलीय ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद कौन इन्हें मनाएगा, किस नेता को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये भी एक सवाल था। तो आपको बताना चाहेंगे, मंत्री चंद्र कुमार को इन्हें मनाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि बाकी कांग्रेस नेता काफी ज्यादा कतरा रहे हैं एक फोन कॉल करने से भी डॉक्टर राजेश शर्मा को। वो इसलिए क्योंकि पिछले कल ही राजेश शर्मा ने रोते बिलखते हुए ये आरोप लगा दिए हैं कि मानसिक तौर से इन्हें परेशान किया जा रहा है, इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये निर्दलीय चुनाव न लड़े। अब हार्ट अटैक अगर इन्हें आता है, कोई और बीमारी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुक्खू और अन्य मंत्रियों की होगी। जिस वजह से कांग्रेस नेता पीछे हट गए हैं, इन्हें मनाने के लिए कोई फोन कॉल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंत्री चंद्र कुमार को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब ये जिम्मेदारी मंत्री किस तरह से निभाते हैं देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। और मंत्री चंद्र कुमार से जब इस बारे में बात की गई तो उनका ये कहना था कि डॉक्टर राजेश शर्मा एक सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के, वो कभी भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हो। तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो जरूर हुई है, लेकिन कोशिश कितना रंग ला पाती है ये देखेंगे। सबसे वरिष्ठ मंत्री है क्योंकि चंद्र कुमार, इनकी बातों का क्या कोई असर होगा राजेश शर्मा पर, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। दूसरी ओर कमलेश ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी है, ये क्योंकि अब देहरा से चुनाव लड़ने जा रही हैं कांग्रेस की टिकट पर, तो प्रचार प्रसार इनकी ओर से शुरू हो चुका है। आज काफी लोगों से मिली है, बैठकों का सिलसिला भी देहरा में देखने के लिए मिल रहा है। और इस बीच राजेश शर्मा की ओर से जो बगावत की गई है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसे कांग्रेस कैसे समेट पाती है ये देखना होगा। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि काफी समय से, यानी कि पिछले कई वर्षों से कांग्रेस को इस सीट पर जीत ही नहीं मिल पाई है और अब जरूरी है कि कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करे। ये सिर्फ कमलेश ठाकुर ही संभव कर सकती हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से भी बयान यही सामने आया है कि जब सर्वे करवाया गया तो दोनों बार कमलेश ठाकुर का नाम ही टॉप पर था और डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम सर्वेक्षण में कहीं भी नहीं था। इसीलिए हाईकमान की ओर से भी ये फैसला लिया गया है। हाईकमान का निर्देश था मुख्यमंत्री को कि अपनी धर्मपत्नी से वो चुनाव लड़वाए, इसीलिए वो इस बात को टाल नहीं पाए और अब कमलेश ठाकुर ही वहां से चुनाव लड़ रही है। तो सर्वेक्षण की बात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कह दी गई है कि सर्वे में जिसका नाम आया उसी को चांस मिलेगा। लेकिन देखिए, देहरा में जो कुछ हुआ है इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बड़ी चुटकी ली है। जयराम ठाकुर का ये कहना है कि जो आरोप डॉक्टर राजेश शर्मा की ओर से लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, इसके बाद जनता अंदाजा लगा सकती है कि बाकी विधायकों की भी वहां किस तरह की हालत थी। जो बागी हुए हैं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने यूं ही तो क्रॉस वोटिंग नहीं कर दी, उनके साथ भी यही हो रहा था। मानसिक दबाव उन पर बनाया जा रहा था, वो बेहद परेशान थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे। और यहाँ हर विधायक अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित देखता है, लेकिन मुख्यमंत्री चाहते थे उनके निजी हित सभी विधायक देखें। जब इस बात से इनकार उन 6 नेताओं ने किया तो फिर उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, इसीलिए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। यही एक मेन वजह है। और तो और निर्दलीय विधायकों को लेकर भी सीएम माफी चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से यही कहा गया है। जयराम ठाकुर का कहना है कि बतौर निर्दलीय विधायक 3 इन नेताओं ने इसीलिए तो इस्तीफा दिया क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा था, दबाव इन पर बनाया जा रहा था कि ये कांग्रेस का ही साथ दे। लेकिन अब जब भाजपा में शामिल होंगे तो खुले तौर पर अपनी बात रख पाएंगे, निडरता से अपनी बात रख पाएंगे। हालांकि ये कितने शब्द सच होते हैं साबित, ये हम देखेंगे। ये जो निडरता से बात
कहने की हो रही है कि बिल्कुल खुलेआम अपनी बात अब सदन में कह पाएंगे, निडरता से बोल पाएंगे। तो कितने निडर अब ये हो पाएंगे भाजपा में आने के बाद, ये तो अभी पता चल पाएगा। लेकिन एक पॉइंट जरूर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को और भाजपा नेताओं को मिल गया है कि जो आरोप कांग्रेस नेता लगा रहे हैं, बिल्कुल हुबहू वैसे ही आरोप इससे पहले उन नेताओं ने लगाए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की या जो निर्दलीय पहले विधायक चुनकर आए थे, वो भी प्रताड़ित हुए। इसीलिए तो उन्होंने भाजपा में अपने लिए रास्ता देखा। आज क्योंकि केएल ठाकुर की ओर से नालागढ़ में नामांकन भरा गया है, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद थे और इसी दौरान ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। नामांकन प्रक्रिया पहले पूरी की गई, फिर नेता प्रतिपक्ष ने जनता को संबोधित करते हुए और मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए ये कुछ एक बातें कही हैं। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने जिला ऊना के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि आज ये पहले पेखूबेला में भी गए थे। यहां जनता को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा ऐलान ही हिमाचल को ग्रीन बनाने का हुआ था कि ग्रीन हिमाचल के तौर पर इस राज्य को विकसित किया जाएगा। जिसके बाद सोलर उत्पादन को लेकर फैसला हुआ और जिला ऊना पहला ऊना हिमाचल प्रदेश का ऐसा है जहां पर सोलर उत्पादन इस स्तर पर किया जा रहा है। दरअसल पेखूबेला में 500 मेगावाट का उत्पादन करने के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इसके बाद बिजली के जो कट लगते हैं और लोगों को गर्मी से बेहाल होना पड़ता था, इससे निजात मिल पाएगी। दूसरी बात उन्होंने बल्क ट्रक पार्क को लेकर भी कही कि हरोली में इसका भी शिलान्यास किया गया था। 150 मेगावाट बिजली की खपत इससे होगी और सोलर उत्पादन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ही ये होगा। हालांकि ऊना व हरोली में 356 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास इनकी ओर से किए गए हैं। लेकिन सोलर पावर का उत्पादन सबसे बड़े स्तर पर जिला ऊना में ही हो रहा है। इस बात का दावा आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से वहां की जनता के समक्ष किया गया है और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक तौर पर भी इन्होंने बातें कही। लेकिन जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो यही प्रोजेक्ट है जो कि सोलर उत्पादन से जुड़ा है। तो ये जानकारी हम लेकर आए थे। कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे हैं, इस पर भी देखिए आकलन किया जा रहा है और इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। ये सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसमें पीएल पुनिया और रजनी पाटिल शामिल हैं। लेकिन केवल हिमाचल का जिम्मा इन नेताओं को नहीं दिया गया है। नेत्रियों को सिर्फ हिमाचल का जिम्मा नहीं बल्कि उत्तराखंड और दिल्ली का भी जिम्मा सौंपा गया है कि वहां भी हार के कारण क्या रहे हैं, इसे लेकर इन्हें आकलन करना होगा। तीनों राज्यों में हार के कारण पर कमेटी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और रिपोर्ट फिर हाईकमान को सौंपी जाएगी ताकि बार बार वो गलतियां ना दोहराई जा सके। जो केसी वेणुगोपाल हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की, इनकी ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है और रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी इस कमेटी को दे दिए गए हैं। ये 2 सदस्यीय समिति का गठन हुआ है। इसमें ये 2 ही नेत्रियां होंगी और पूरी तरह से कोशिश इनकी ओर से होने वाली है कि हार का आकलन ये कर सके। देखिए, लोक सेवा आयोग की ओर से आयुर्वेदा फार्मेसी ऑफिसर क्लास 3 की परीक्षा के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप आधार पर परीक्षा होने वाली है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। वेबसाइट पर इसकी भी सूचना डाल दी गई है। अब आना चाहेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा पर। यूजीसी नेट की परीक्षा क्योंकि रद्द कर दी गई है, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा थी और काफी ज्यादा आहत उन लोगों को पहुंची है जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। अभी 18 जून को ही ये परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद धांधली की आशंका को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी है। आज हम ग्राउंड पर उतरे थे, युवाओं के हमने विचार जाने हैं। काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनमें है और सरकार को भी उन्होंने काफी कोसा है, फिर चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। ऐसी परीक्षाओं में पारदर्शिता क्यों नहीं लाई जा रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि यूजीसी नेट परीक्षा में कोई भी धांधली अगर हुई है तो उसकी जांच होने वाली है। सीबीआई को जिम्मा दे दिया गया है, जल्दी ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। देखिए, नीट में भी धांधली हुई है और बड़े लेवल पर वो धांधली हुई। अब बाद में फैसला ले लिया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को उसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, दोबारा से अब उनकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं। लेकिन कब तक ये चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। युवा कब तक इसमें पिसते रहेंगे, कब तक दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं को नौकरी का इंतजार करना होगा और कब तक वो बार बार इस तरह से परीक्षाएं देते रहेंगे। एक परीक्षा रद्द होने के बाद नए सिरे से परीक्षा आयोजित करवा दी जाती है। ये आसान है एजेंसी के लिए कि दूसरी बार परीक्षा आयोजित होगी, कहना भी और करना भी, लेकिन युवाओं के लिए ये आसान नहीं है जो दिन रात मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल से इतने दबाव के साथ माइंड पर इतना प्रेशर होता है, फिर जाकर परीक्षा देते हैं और फिर जानकारी आती है कि इसमें तो धांधली हो गई है, इसलिए परीक्षा रद्द की जा रही है।
तो आज कुछ ऐसा ही सिनेरियो हमें भी ग्राउंड पर देखने के लिए मिला है, जहां काफी शिकायतें केंद्र सरकार, राज्य सरकार से युवाओं ने की है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कई भर्तियों में धांधली हुई, पेपर लीक होने के मामले सामने आए। पूर्व जयराम सरकार में भी कोई बड़ा एक्शन उस वक्त पे नहीं लिया गया, काफी देरी से इस बात का पता लगा, और जब तक पता लगा तो कई भर्ती परीक्षाएं हो भी चुकी थी और कुछ एक में सिर्फ नियुक्तियां मिलना बाकी रह गया था। और प्रोसेस अब वहीं के वहीं लटके हैं, क्योंकि बीच में कर्मचारी चयन आयोग को यहां भंग कर दिया गया। अब राज्य चयन आयोग का गठन हुआ है, लेकिन भर्ती परीक्षाएं पूरी करने के लिए एजेंसी ही अभी तक हायर नहीं की गई है। तो पूरे माहौल में एक तरह से युवा पिस जाते हैं। देखिए, आज 3 नेताओं की ओर से नामांकन भरे गए हैं। एक तो केएल ठाकुर, इन्होंने नालागढ़ में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है, और दूसरी सुलेखा देवी है, इन्होंने देहरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा है। अरुण अंकेश सयाल ने भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा है देहरा में ही, यानी कि 2 नामांकन देहरा में भरे गए हैं, एक नालागढ़ में केएल ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। अब अंत में आना चाहेंगे टीजीटी और जेबीटी बैच वाइज भर्ती पर। कुल मिलाकर ये 2500 पद हैं, जिसके लिए परमिशन चुनाव आयोग से मांगी गई है। अब देखना होगा चुनाव आयोग इस पर क्या रिस्पॉन्स देता है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में ये भर्ती हो पाती है पूरी या नहीं, क्योंकि नियुक्तियां देना महज इसमें शेष रह गया है। दूसरी ओर पोस्टिंग लिस्ट को लेकर भी यहां काम किया जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से, अगर विशेष तौर से शिक्षा सचिव का हम जिक्र करें, शिक्षा सचिव ने एक और चुनाव आयोग को फाइल भेजी है परमिशन लेने के लिए कि नियुक्तियां दी जा सकती हैं अभी या नहीं, और दूसरी ओर एक फाइल उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को भी भेजी थी ताकि पोस्टिंग लिस्ट को एक तरह से फाइनल मंजूरी मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पोस्टिंग लिस्ट को पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से फाइनल करवाया जाए। अब 2 सीटिंग्स पहले ही ले चुके हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पोस्टिंग लिस्ट को फाइनल करने के लिए, यानी कि 2 बैठकें हो चुकी हैं पोस्टिंग लिस्ट को फाइनल करने के लिए। अब तीसरी बैठक करने के लिए यहां कहा जा रहा है, तो न जाने ये कब होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि चुनाव आयोग को भी एक फाइल जा चुकी है और पोस्टिंग लिस्ट भी अब फाइनल होगी। ये चाहे तीसरी बैठक होती है तो भी इसके बाद अब अगली मीटिंग होगी, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया है कि फाइनल तौर पर अब पोस्टिंग लिस्ट जारी की जाए। तो ऐसे में एक मीटिंग और यहां शिक्षा मंत्री को करनी होगी। इसके लिए अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, हो सकता है 2 से 3 दिन में भी ये बैठक बुला ली जाए। लेकिन जैसे ही रोहित ठाकुर ये बैठक लेंगे, उसके बाद पोस्टिंग लिस्ट जारी हो जाएगी और फिर चुनाव आयोग की परमिशन का ही इंतजार रहने वाला है। अभी क्योंकि 3 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, तो उसके चलते ये परमिशन ली जा रही है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।